तो राज्य पर 33 रुपए 70 पैसे का कर्ज है। अब सवाल ये है कि बंगाल इस तरह के गड्ढे में गिरा कैसे? इसका सीधा जवाब है करप्शन और स्कैम। इसके कई एग्जांपल्स मिलते हैं। बंगाल को अक्सर भारत हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं मोहम्मद आजाद। मैं मोहम्मद सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं बड़ी ब्रोस रिएक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो एक बार फिर वेस्ट बंगाल इलेक्शन पे है, जिसमें बंगाल रिजल्ट को लेके लोग बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब कोई बोल रही है कैसे मतलब पॉसिबल हुआ, हमें तो नहीं पता। इंडिया वाले लोगों की वीडियो हम देखते हैं तो वो हैरान होते हैं इस बात को लेके। उस पे हम रिएक्ट करेंगे। इस भाई की वीडियो पे हमने कल भी रिएक्शन दिया था, बहुत मजे की वीडियो बना था। भाई ने एक कमेंट में हमें समझाया भी था। बिल्कुल, अगर आपसे छोटी मोटी हमसे गलती हो जाए तो आप बिल्कुल ऐसे समझा सकते हैं जी, या बता सकते हैं आप कमेंट में। मतलब हमने उस दिन कहा था कि बड़ा मोटा भाई, हाँ, तो भाई ने कह दिया कि मोटा भाई हमारे गुजरात में, हाँ, या उसमें मोटा भाई कहते हैं बड़े भाई को। अच्छा, हमारा तो ये ले जाओ कि मोटा भाई तो मोटा हो जाता है। हाँ, तो उस भाई ने कहा था कि मोटा भाई मोटा नहीं, तो मोटा भाई बड़ा भाई हम उसे कहते हैं। अच्छा, गुजराती जबान में उस पता नहीं कौन सी जुबान थी, लेकिन ये भी बहुत बड़ी एहतराम की बात है। यस, मोटा भाई यानी बड़ा भाई। बिल्कुल, मतलब अमित शाह को आज से हम भी मोटा भाई बोल सकते हैं। बड़ा भाई। बड़ा भाई। तो उस पे हम रिएक्ट करेंगे। आरजी रौनक का चैनल है और इसकी पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, बहुत मजे की इसकी वीडियोस डिटेल इसमें होती है। इस पे हम दोबारा रिएक्शन कर रहे हैं। चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बस वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, बंगाल के रिजल्ट के बाद से बंगाल के कई इलाकों में ऐसे सेलिब्रेशन हो रहा है मानो बंगाल को आजादी मिल गई। अच्छा, बहुत लोग खुश हैं। मैं वीडियो देख रहा हूँ नेट पे। लड्डू और काजू कतली बांटी जा रही है। दोस्तों, साल 2019 का लोकसभा चुनाव था। चुनाव के दौरान पश्चिम मेदिनीपुर में चंद्रकोना में ममता बनर्जी का काफिला निकल रहा था। वहां कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ममता बनर्जी ने गाड़ी रुकवाई, बाहर निकली और लोगों को टोकते हुए कहा कि वो अपराधी हैं और बाहर से आए। उस समय पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। अब साल 2026 में उसी बंगाल के अंदर लोग ममता बनर्जी को ट्रोल कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है और जनता ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, क्यों सेलिब्रेट कर रही है, उसके बारे में आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। शुरू करते हैं। West Bengal has turned the page on the Mamata Banerjee era. The Bharatiya Janata Party has secured the historic mandate in a state which was once considered to be the toughest political frontier. India, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee refuses to resign despite losing the state election. The TMC chief said her party did not lose the polls. She cast doubt over the election results. History scripted in West Bengal. In a stunning political earthquake, the BJP achieved what once seemed nearly impossible. अब दोस्तों, किसी भी राज्य में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के जाने के बाद लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आखिर क्यों? इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला कारण है करप्शन और स्कैम। अब हर गिरती हुई सरकार पर इस तरह के आरोप तो लगते ही हैं कि उसने भ्रष्टाचार किया और स्कैम कर डाले, लेकिन बंगाल के मामले में ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 70 के दशक में भारत की जीडीपी में बंगाल का हिस्सा 10% था। वो 2023 में गिरकर आधा रह गया है। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राज्य को होने वाले घाटे को देखें तो वहां भी बंगाल का बुरा हाल है। राज्य सरकार अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो बंगाल का फिस्कल डेफिसिट यानी घाटा उसकी जीएसडीपी यानी टोटल कमाई का 4% है, जो कई मिडिल इनकम वाले राज्यों से ज्यादा है। सीधे शब्दों में बताऊं तो अगर बंगाल की टोटल इकोनॉमी 100 रुपए की है तो सरकार अपनी इनकम से 4 रुपए ज्यादा खर्च कर रही है, यानी सरकार को 4 रुपए उधार लेना पड़ रहा है। इसी ने सरकार को लगातार उधारी के दलदल में गिरा दिया है। सीएजी की रिपोर्ट 2022-23 के हिसाब से बंगाल का कुल कर्ज 7 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तब यह करीब 2 लाख करोड़ का था। राज्य का डेट टू जीएसडीपी रेशियो 33% से ज्यादा है, जो एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए बेहद टेंशन देने वाला है। इसका सीधा मतलब समझे तो अगर बंगाल की टोटल इनकम 100 रुपए है तो राज्य पर 33 रुपए 70 पैसे का कर्ज है। अब सवाल ये है कि बंगाल इस तरह के गड्ढे में गिरा कैसे? इसका सीधा जवाब है करप्शन और स्कैम। इसके कई एग्जांपल्स मिलते हैं। बंगाल को अक्सर भारत की पॉन्जी कैपिटल कहा जाता है, यानी एक ऐसा स्टेट जहां पॉन्जी स्कीम या आसान भाषा में धोखाधड़ी वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बड़े पैमाने पर पनपती हैं। 2010 से 14 के बीच बंगाल में शारदा चिटफंड और रोज वैली जैसे दर्जनों पॉन्जी स्कीम सामने आए थे।
एक अंदाजे के मुताबिक इन घोटालों में लगभग 4 से 6 बिलियन डॉलर यानी लगभग 33,000 से 50,000 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ, जिससे करीब 17 लाख इन्वेस्टर्स जो ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास थे उनकी गाढ़ी कमाई डूब गई। इसके अलावा बंगाल में 2024 में 25,000 टीचर्स की भर्ती को रद्द करने वाले अदालती फैसले ने वहां के मिडिल क्लास को झकझोर दिया। एलिजिबल उम्मीदवारों की जगह पैसों के बदले नौकरी देने की बात ने हर घर को अफेक्ट किया। आवास योजना और राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोकल टीएमसी नेताओं के मांगे जाने वाले कट मनी ने यानी कमीशन ने गरीब तबके को सरकार का दुश्मन बना दिया। पंचायत लेवल पर सत्ता का दुरुपयोग और ऑपोजिशन के खिलाफ हिंसा ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां लोग बदलाव के लिए तैयार थे। और यहीं से हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, वायलेंस यानी हिंसा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और बाकी इंडिपेंडेंट डेटा प्रोजेक्ट्स जैसे ACLED की माने तो बंगाल सबसे ज्यादा वायलेंट स्टेट था। NCRB 2018 रिपोर्ट के हिसाब से इस साल बंगाल पॉलिटिकल हत्याओं और दंगों के मामलों में नंबर 1 था। ममता राज के दौरान 2016 में धुलागढ़, 2017 में बदूरिया बसीरहाट, 2018 में आसनसोल और 2013 में हावड़ा रिसड़ा जैसे बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए। 2011 से 2020 के दौरान बंगाल में 114 राजनीतिक हत्याएं सरकारी दस्तावेजों पर दर्ज की गई हैं, और जो दर्ज नहीं की गई हैं यानी रिपोर्ट नहीं की गई उसकी तो कोई गिनती नहीं है दोस्तों। 2021 के असेंबली चुनाव के बाद हुई हिंसा में गृह मंत्रालय और डिफरेंट जांच कमेटियों के अनुसार लगभग 25 से 50 लोगों की जान गई थी। इसमें ज्यादातर भाजपा कार्यकर्ता बताए गए थे। 2023 पंचायत चुनाव में अकेले 70 से अधिक लोग मारे गए थे। भाजपा का दावा है कि उनके 200 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या पिछले 5 सालों में हुई है। और भाजपा ही नहीं बल्कि वामपंथियों का भी दावा है कि उनके सैकड़ों काडर 2011 के बाद से टीएमसी का शिकार हुए। 2016 के मुकाबले 2021 के चुनाव में वायलेंट घटनाओं में 60% की बढ़त देखी गई थी। 2021 में 278 घटनाएं दर्ज हुई, जबकि 2023 में पंचायत चुनाव में आंकड़ा 327 तक पहुंच गया। अब इस वायलेंस का यानी इस हिंसा का नतीजा यह हुआ कि लोग बंगाल छोड़कर भागने लगे। 2021 चुनाव के बाद हजारों भाजपा समर्थक और कार्यकर्ता घर छोड़कर असम और ओडिशा के कैंप्स में रहने को मजबूर हुए। कलकत्ता हाईकोर्ट से बनाए गए ह्यूमन राइट्स आयोग की रिपोर्ट में बंगाल की स्थिति को यह कहकर सामने रखा गया कि बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि राज करने वालों का कानून है। 2018 के पंचायत चुनाव में 34% सीटों पर विपक्ष अपना उम्मीदवार तक नहीं उतार पाया क्योंकि हिंसा और धमकियों के कारण उन्हें नॉमिनेशन करने से रोक दिया गया था। इस हिंसा ने, इस वायलेंस ने 15 साल तक जनता के बीच एक ऐसा माहौल बना दिया कि जनता सोचने लगी कि भैया वेलफेयर स्कीम्स का क्या फायदा जब जान ही नहीं बचेगी तो है। बात तो सही है। और बात करते हैं बंगाल की स्ट्रक्चरल पॉलिसी पैरालिसिस की। जी हाँ, टीएमसी की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। जब ममता बनर्जी ने 2026-27 का राज्य का बजट पेश किया तो वहां इंडस्ट्री और मिनरल्स के लिए जो टोटल खर्च था वो केवल 0.7% उसका हिस्सा रखा गया। बजट का लगभग 45% यानी तकरीबन 2 लाख करोड़ तक का जो हिस्सा था वो केवल वेलफेयर स्कीम्स और कैश स्कीम्स जैसे लक्ष्मी भंडार पर खर्च हो रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह गरीबी हटाने की बजाय गरीबी मैनेज करो जैसा है, क्योंकि नए रोजगार तो पैदा होने वाले उद्योग लग नहीं रहे हैं तो रोजगार होगा कैसे। अब आपको लगेगा कि उद्योग अगर बंगाल में नहीं है तो भैया बेरोजगारी दर तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन यही तो कैच है दोस्तों, यही तो पेंच है। बंगाल की बेरोजगारी दर मात्र 3.6% दर्ज की गई, जो नेशनल एवरेज यानी 4.8% से काफी कम है। आंकड़ों के हिसाब से बंगाल गुजरात और कर्नाटक के बाद देश के उन टॉप 5 राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी सबसे कम है। लेकिन असली खेल माइग्रेशन में सामने आता है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये वही आंकड़ा है जो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। अगर बेरोजगारी इतनी कम है तो बंगाल के युवा बाहर क्यों जा रहे हैं? बंगाल सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार लगभग 22 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। बंगाल में बेरोजगारी दर इसलिए कम दिखती है क्योंकि लोग काम की तलाश में बंगाल छोड़ देते हैं। वो केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जाकर छोटे मोटे काम कर लेते हैं, इसलिए वो बेरोजगार की कैटेगरी में आते ही नहीं, लेकिन वो अपने राज्य में रोजगार नहीं पा रहे हैं, ये तो क्लियर है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार युवा बेरोजगारी दर 9.9% है। बंगाल में हेवी इंडस्ट्रीज और IT सेक्टर की कमी के कारण हाईली एजुकेटेड यंगस्टर्स जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स कोलकाता की बजाय बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे जाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि इस बार युवाओं ने भी ममता को वोट नहीं दिया, समझे। पर युवाओं की बात कभी और करेंगे दोस्तों। फिलहाल महिलाओं की बात करते हैं। सोचिए कि बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री थी इतने सालों से, लेकिन इस चुनाव में महिलाओं ने ही ममता को रिजेक्ट कर दिया। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को महिलाओं का करीब 50% से अधिक वोट मिला था। 2021 की बात कर रहा हूं मैं। इस बार के चुनाव में टीएमसी को करीब 8 से 10% का नुकसान हुआ है। भाजपा का महिला वोट शेयर जो 2021 में करीब 37% था वो बढ़कर 44% के पार पहुंच गया है। ये 7% का जो स्विंग है यही भाजपा की जीत का बड़ा कारण बना। अब सवाल है कि महिलाओं में ये गुस्सा था क्यों?
इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं। पहला कारण जानते हैं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन। ममता बनर्जी के 15 साल के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े न केवल बढ़े, बल्कि उनकी नेचर ऑफ क्राइम ने पूरे देश को चौंका दिया। एनसीआरबी के 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में होने वाले एसिड अटैक्स यानी एसिड के हमलों में से लगभग 27.5% अकेले पश्चिम बंगाल में होते हैं। एसिड हमलों और महिलाओं के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों में सजा होने की दर बंगाल में राष्ट्रीय एवरेज से काफी कम रही है, जो अपराधियों के मनोबल को भी बढ़ाता है। दोस्तों, 2024 में हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड ने बंगाल के क्राइम डेटा में एक नया और डरावना पहलू भी जोड़ दिया। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार बंगाल से गायब होने वाली महिलाओं और बच्चियों के भी नंबर्स डराने वाले हैं। 2019 से 2021 के बीच भारत में कुल 13,13,000 लड़कियां और महिलाएं लापता हुई, जिनमें से 1,93,823 मामले अकेले बंगाल से थे। बंगाल में दुष्कर्म और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा मिलने की दर नेशनल एवरेज से बहुत कम रही है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार जहां कई राज्यों में सजा की दर 25 से 30% है, बंगाल में अक्सर 10% से भी नीचे रही है। मतलब इसका यह है कि 100 में से 90 आरोपी जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं या क्राइम करते हैं, वो या तो बरी हो जाते हैं या मामला लंबे समय के लिए लटक जाता है। इससे महिलाओं में सिक्योरिटी का भरोसा टूट गया और ममता को महिला होने के बाद भी बड़े तबके का वोट नहीं मिल पाया और वो हार गई। टीएमसी को और ममता बनर्जी को महिलाओं का जो इतना कम वोट मिला, उसका एक मेन कारण था टीएमसी के स्ट्रक्चरल सिंडिकेट। सबसे बड़ा और भयानक चेहरा संदेश खाली था। एनएचआरसी की स्पॉट इंक्वायरी रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि यहां महिलाओं का उत्पीड़न कोई एक घटना नहीं बल्कि सालों से चल रहा एक सिलसिला था। रिपोर्ट के अनुसार लोकल महिलाओं को देर रात पार्टी दफ्तरों में बुलाया जाता था। मना करने पर उनके परिवारों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती थी। पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद आरोपियों जैसे शेख शाहजहां और उनके गुर्गों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। एनएचआरसी ने पाया कि 2024 की शुरुआत तक 25 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले उस पर दर्ज किए गए थे, जिनमें से कई सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित है। शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों ने अवैध रूप से हजारों एकड़ खेती की जमीन भी कब्जा ली थी और उन्हें जबरन फिशरीज में बदल दिया था। रिपोर्ट में सामने आया कि किसानों से उनकी अपनी ही जमीन पर काम कराया जाता था, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी। इनमें से ज्यादातर हिस्सा महिलाओं का होता था। संदेश खाली के एक बड़े वर्ग ने शिकायत की थी कि उन्हें पिछले कई सालों से वोटिंग करने की भी परमिशन नहीं थी। संदेश खाली और हिंगलगंज जैसे सीटों पर महिलाओं का इस बार का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से कहीं अधिक रहा है। यानी जिन महिलाओं ने सालों तक अत्याचार सहा, उन्होंने चुनाव के दिन साइलेंट रहकर वोटिंग के जरिए अपना जवाब दिया, जिससे इस इलाके में टीएमसी के बड़े गढ़ ढह गए। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में संदेश खाली विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार सनत सरदार ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हिंगलगंज से इसी केस की पीड़िता रेखा पात्रा को भाजपा ने अपना टिकट दिया, जो इस बार जीत चुकी हैं। रेखा पात्रा वही महिलाएं जिन्होंने संदेश खाली में शेख शाहजहां और उनके गुर्गों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी। बाकी दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, इस बार के चुनाव में फर्स्ट टाइम फीमेल वोटर्स ने भी सीधे ममता और टीएमसी को रिजेक्ट कर दिया। ममता बनर्जी ने इस बार फिर से बंगाली अस्मिता का कार्ड खेला था, लेकिन पहली बार वोट देने वाली यंग लड़कियों ने ममता बनर्जी के अस्मिता कार्ड की बजाय अपॉर्चुनिटी और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना, जहां भाजपा का विजन उन्हें ज्यादा साफ नजर आया। साथ ही यंग लड़कियां ये भी ऑब्जर्व कर रही थी और देख रही थी कि विमेन सिक्योरिटी पर खुद स्टेट की मुख्यमंत्री कह रही थी कि लड़कियों को 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। कम ऑन, सीरियसली, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बाकी चलते चलते मुस्लिम वोट बैंक की भी बात कर लेते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बार ममता के हाथ से मुसलमान वोट भी चला गया तो हैरान होंगे आप। बंगाल की 294 सीटों में से लगभग 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स डिसाइसिव रोल निभाते हैं। इनमें से 43 ऐसी सीटें हैं जहां पर उनकी आबादी 50% से ज्यादा है। भाजपा ने इसी वोट बैंक में सेंध लगाई। जहां साल 2021 में भाजपा के पास इसकी सिर्फ 8 सीटें थी, अब ये 18 हो चुकी हैं। 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने इन 43 में से 35 सीटें जीती थी, जो अब घटकर मात्र 20 रह गई हैं। टीएमसी को यहां पर 15 सीटों का घाटा हुआ है। टीएमसी की हार का सबसे बड़ा कारण मुस्लिम वोटों का बिखराव रहा है। मुर्शिदाबाद में एजेयूपी यानी हुमायूं कबीर, कांग्रेस और वाम दलों ने टीएमसी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को कई सीटों पर हुआ है। अब फायदे और नुकसान की बातें तो दोस्तों आगे चलती रहेंगी, लेकिन एक आम बंगाली इस सत्ता परिवर्तन से, सरकार के बदलने से इतना खुश हो जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। बंगाल के कई इलाकों में ऐसे सेलिब्रेशन हो रहा है जैसे कि बंगाल को दूसरी आजादी मिली हो। ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये कल से वायरल है सोशल मीडिया पर, और शायद बंगाल के लाखों वोटर्स के मन की बात इस वीडियो में कही गई है। इस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा, वरना पूरी वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। ये देखिए। द मॉर्निंग फील्स डिफरेंट टुडे। आजाद बंगाल में आप सबका स्वागत है। हमने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने से पहले ही बचा लिया है।
दोस्तों ऐसे कई वीडियोस लोग शेयर कर रहे हैं कि कैसे बंगाल में उनकी हालत एक नागरिक की हैसियत से, यानी एक सिटीजन की हैसियत से, एक हिंदू होने के नाते और एक बिजनेसमैन होने के नाते इतनी चैलेंजिंग थी इतने सालों से। उम्मीद अब लोग यही लगा रहे हैं कि भैया ये चैलेंजेस कम हो। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपने भी बंगाल से जुड़ी ऐसी कोई वीडियो देखी जिसे देखकर आपका दिमाग हिल गया? क्या आप बंगाल से हैं? तो आपका रिएक्शन क्या है इस चुनाव के रिजल्ट के बाद? मैं वो भी पढ़ना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत मजा आया वीडियो देख के, बहुत मजा आया। आरजी रौनक साहब का बहुत प्यारी सी डिटेल बताई है। आप बताएं आजाद भाई। बेहतरीन, हमने पहले भी कहा था कि अगर आप काम नहीं करेंगे ना बस तो मतलब मुश्किल है। आजकल वो हालात नहीं है कि आप कोई सपोर्ट करे। मतलब सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि यहाँ पर दंगे फसाद कितने हुए, हमें तो यहाँ पता नहीं था। बंगाल तो दंगों फसाद का गढ़ बन गया था। यस, वेस्ट बंगाल तो सब के दंगों फसाद का गढ़ बन रहा था। जो ये लाशें दिखा रहा था और जो मतलब ये आग जला रहे थे, कोई क्या करे थे। यस पीछे तकरीबन 10 सालों में तबाही थी फुल। तो ये बेचारे तो खुद कहेंगे भाई यार हमें एक नई आजादी मिल गई, तो खुद खुश होंगे कि भाई हमें एक नई आजादी मिल गई। और वो सबसे बड़ी बात, यहाँ पर रोजगार नहीं था। 99% लोग बाहर जा रहे थे रोजगार के लिए, जवान। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देख लें, लड़कियों को 7 बजे के बाद इजाजत नहीं दे रहे थे। तो इतनी यार ये बहुत नाइंसाफी है। मतलब औरत जात से बहुत नाइंसाफी है। यस एक खवातीन हो के आप खवातीन के हक मार रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बनर्जी हक मार रही है, ये जरूर कहूंगा कि जिन्होंने हक मारा है ना, तो वो ज्यादती की है, बहुत ज्यादती की है। क्योंकि 15 साल आपकी हुकूमत थी और आप आखिर में अगर आपसे सपोर्ट नहीं हो रहा, मतलब ये अपनी बच्चियों को या बच्चों को मतलब सपोर्ट नहीं कर सकते, आप 6-7 बजे उन्हें बंद कर देते कि भाई आप नहीं जाएंगे बाहर। ऐसे तो हमारे वजीरिस्तान में भी नहीं होता कि आप 6-7, ना कि यहाँ के हालात कैसे हैं। उसके बावजूद ऐसे तो नहीं है ना कि आप 6-7 बजे के बाद आप लड़की हैं तो आप नहीं निकलेंगे। तो इस बात पे थोड़ा हमें भी बुरा लगा। और फिर यहाँ से हम हैरान और परेशान थे कि करीबन हमने वीडियो देखी, इससे पहले 2-3 क्लिप देखे हैं टिकटॉक वगैरह पे या वो ये यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह में, कि हमें आजादी मिल गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। वहां के लोग इतने खुश कि वो कह रहे थे कि हमें आजादी मिल गई है, हम मतलब मोदी जी के साथ आगे तो हमें आजादी मिल गई। ये सजा तो ये बनर्जी के लिए, खातून के लिए बहुत बड़ी सजा है। यस और वाकई अगर आप देखें तो इस तरह, और भाई ने बताया कि औरतों ने भी वोट किया मोदी जी को, और मुसलमानों ने भी वोट किया है मोदी जी के लिए काफी ज्यादा। तो ये काफी कुछ ना कुछ होगा ना। देखो इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर इधर ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ जाती हुई हम इलेक्शन जीते हुए हैं और हमारे साथ वो हुआ है, कोई क्या बोल सकते हैं उसको, धांधली हुई है, उर्दू में बोलते हैं अब, बिल्कुल धांधली हुई है। तो इस तरह तो फिर असम में भी बीजेपी जीती है, नीचे केरला में कांग्रेस जीती है, फिर उधर भी बीजेपी धांधली कर सकती थी। या उधर क्या नाम है, ये नीचे एक और जो विजय सर जीते हैं जहाँ पे, वहां पर भी धांधली तमिलनाडु में मेरे ख्याल में, वहां पे भी फिर धांधली बीजेपी कर सकती थी। वहां पे नहीं कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में जिधर हम जीते हैं तो वो सही है, जिधर कोई और जीते तो उधर धांधली। ये तो थोड़ा सा बैड सीन है। ये इनको सोचना चाहिए बनर्जी जी और ये जो इनकी पार्टी है। हम हैरान परेशान है। और जिस तरह भाई ने वीडियो में हमें दिखाया ना, या जिस भाई, कौन से भाई का नाम चैनल है, आरजे, आरजे, इनका मतलब जो इन्होंने मतलब ये जो सफाहत से इन्होंने मतलब वीडियो में दिखाया हमें ना, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर बैठे दिल करे कि वहां पर जाके पढ़ जाएं। मतलब इस भाई ने तो बहुत मतलब सफाई से बयान किया है, बहुत सफाई से पूरे स्टेट को बयान किया है। भाई ये हुआ है 2021 में, ये हुआ है 2015 से, ये हो रहा है। मतलब स्टेट का बुरा हाल है। स्टेट में सबसे बड़ी बात है, आपके अगर कारोबार नहीं है ना, आपके जवानों के हाथ में कारोबार नहीं है ना, कोई मतलब कोई चीज है नहीं, तो आप ऐसे समझे कि आप जवानों को बर्बाद कर रहे हैं। जितने भी जवान थे या मतलब गर्ल्स, जवान लड़के जितने भी थे, वो बेचारे बर्बाद कर रहे थे। और वो कितने खुश थे, हमें ये रात थे, बहुत खुश थे, ये हमें एक नई आजादी मिल गई है।
बस तो जिसको बंगालियों को वेस्ट बंगाल वालों को काफी काफी मुबारकबाद। बिल्कुल उन्होंने बहुत मुबारकबाद। वोट से एक बड़ी सरकार से आजादी ले ली है और बहुत हम तो दुआएं कर रहे थे जो भी जिधर भी वोट डाले उधर से निकले, क्योंकि डेमोक्रेसी का इंडिया से बात, बड़ी बिल्कुल। उम्मीद इंडिया है। से बहुत उम्मीद है और बहुत- बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। शायद इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के ऊपर भी थोड़ी असर सी पड़ेगा। असर पड़ेगा। तो शायद हम तो दुआ ही करते हैं कि जो इस जो तरह भी ही आए आवाम के साथ अच्छा करने हाँ। वाला है। अच्छा सलूक करे अवाम के साथ, अवाम का जो जो ये मसले बता रहे हैं ये मसले खत्म हो जाए और वेस्ट बंगाल आगे की तरक्की हो जाए। हमारी स्पेशल दुआ है यस वेस्ट बंगाल के लिए या केरला के लिए या जितने भी स्टेट वहां पर आज नए रियासत आ गए, हाँ तो हम स्पेशल उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आगे उनको तरक्की दे। हाँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी को अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। हम मोदी जी को थोड़ा सा प्यार करते हैं, उसकी तरफ थोड़ा बाइस्ड है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने अवाम ने खुद उनको वोट डाल के चुना है। तो बस अगर गलती हुई, बिल्कुल माजरत है। यस कोई गलती हो गई है, किसका दिल दुखा हो तो उसके लिए माजरत। और बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।